दोस्तों, पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के अंदर मौजूद है साइप्रस देश, जो कि एक द्वीप राष्ट्र है, यानी कि द्वीप पर बसा हुआ देश है। अब आज की तारीख में साइप्रस बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि आपको पता है कि ईरान, इजराइल और यूएस का जो वॉर चल रहा है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए एयर बेस, यानी कि एयर बेस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। टर्की भी कर रहा है, यूएस भी कर रहा है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। मैं आपको बता दूं कि इसको ऐतिहासिक और काव्य रूप में समुद्र में फेंका हुआ सुनहरा हरा पत्ता कहा जाता है। ये नाम प्रसिद्ध साइप्रियाई कवि लियोनिडास माले की कविता से आया है। उनकी एक कविता थी क्रिसो प्रिसिनो फिलो, जिसका अर्थ होता है सुनहरा हरा पत्ता। ये जो नाम है, ये आपको साइप्रस की ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ बताता है। यानी कि जब आप इसे नक्शे में देखते हो तो साइप्रस आपको एक भूमध्य सागर में पड़ा हुआ पत्ता नजर आता है, एक सुनहरा हरा पत्ता। सुनहरा रंग यहाँ पे तांबे का प्रतीक है। ये बताता है कि प्राचीन काल में साइप्रस तांबे का बहुत बड़ा स्रोत था, और जो तांबे का नाम है CUPRUM, क्यूप्रम या कॉपर, वो उसको यहीं से मिला है। इसके अलावा अगर आप साइप्रस का झंडा भी देखोगे तो इसमें भी तांबे के सुनहरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। हरे रंग की बात करोगे तो यहाँ पे हरा रंग उपजाऊ घाटियों को दर्शाता है, जैतून के पेड़ों को दिखाता है, और देवदार यानी कि पाइन के जंगलों को दर्शाता है। तो इस तरीके से आप साइप्रस की ज्योग्राफी का एक मोटा अंदाजा लगा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो ये जो द्वीप है, ये 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बिल्कुल मिलन बिंदु पर मौजूद है, जिस वजह से ये एक समुद्री और वैमानिक केंद्र हो जाता है। यहाँ पे विमान रुकते हैं, विमान आते जाते हैं, बहुत से जहाज भी आते जाते हैं। सभ्यताओं का चौराहा इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत सी सभ्यताएं यहाँ पर मिलती हैं, और साथ ही बहुत सी समकालीन भू राजनीतिक गतिविधियों की केंद्र रही है ये जगह, तो इसीलिए इसको जरूरी माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि साइप्रस को आधिकारिक तौर पर पश्चिमी एशिया का हिस्सा माना जाता है, जो कि तुर्की के तट से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, और सीरियाई तट से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। एशिया के करीब होने के बावजूद साइप्रस की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, वो सब यूरोप से मिलती है, यानी कि यूरोप से एकीकृत हैं, और 2004 से ही ये यूरोपीय संघ का एक सदस्य बना हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये अफ्रीका और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा के पास स्थित है। यही कारण है कि टेक्टोनिक गतिविधि होती है तो यहाँ पर भूकंप भी आते रहते हैं, तो मतलब भूकंपीय रूप से काफी सक्रिय एरिया है ये। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो इस पूरे द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 9,251 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे सिसिली और सार्डिनिया के बाद भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बनाता है। याद रखना, पूरे भूमध्य सागर में इससे बड़े 2 द्वीप और मौजूद हैं, एक सिसिली है, एक सार्डिनिया है। अगर आप सिर्फ साइप्रस गणराज्य की बात करोगे, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की बात करोगे, तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, और उसका क्षेत्रफल लगभग 5,896 वर्ग किलोमीटर में फैला है। याद रखना, ये पूरा रिपब्लिक ऑफ साइप्रस नहीं है, सिर्फ इतना है, मतलब लगभग 63.8% हिस्सा जो है वो साइप्रस का है, जिस पर उसका कब्जा है और नियंत्रण है। द्वीप का ये जो दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा है, ये आबादी के एक बड़े हिस्से का घर है, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। इसमें बेसिकली 3 केंद्र आपको याद रखने हैं, एक है लिमासोल, एक है लानरका और एक है पाफोस। ये तीनों के तीनों यहाँ के आर्थिक केंद्र हैं, यानी साइप्रस की जो भी आर्थिक गतिविधि होती है उसमें ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा विभाजित राजधानी, मतलब आधी राजधानी जो बटी हुई है, निकोसिया, उसका दक्षिणी भाग यहीं पर मौजूद है, यहीं पर शामिल है। अच्छा, जो बचा हुआ हिस्सा है साइप्रस का, उसका क्या? ये जो बचा हुआ ऊपर का हिस्सा है, ये तुर्की द्वारा प्रशासित किया जाता है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 3,355 वर्ग किलोमीटर है। ये जो द्वीप का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। तुर्की ने इसको उत्तरी साइप्रस के तुर्की गणराज्य के रूप में मान्यता दी हुई है। इसको सबकी मान्यता नहीं है, सिर्फ तुर्की ने दी हुई है यह मान्यता, क्योंकि उसके कब्जे में है ये एरिया। अगर आप इस उत्तरी क्षेत्र की ज्योग्राफी देखोगे तो यहाँ आपको केरेनिया पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और साथ ही मेसा ओरिया मैदान का उत्तरी भाग देखने को मिलता है। मेसा ओरिया मैदान वैसे काफी फैला हुआ है, लेकिन उसका जो उत्तरी भाग है वो इस उत्तरी भाग में ही मौजूद है। फिर बात करें साइप्रस के पड़ोसी देशों के बारे में, तो इसके उत्तर में तुर्की है, पूर्व में सीरिया और लेबनान है, दक्षिण पूर्व में इजराइल है, दक्षिण में मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में क्रीट द्वीप है जो कि ग्रीस का है। उत्तर पश्चिम में ग्रीस आता है, यानी कि मेनलैंड ग्रीस जिसको हम कहते हैं। याद रखना, क्रीट द्वीप जो है वो ग्रीस का ही है, लेकिन थोड़ा अलग है, पानी में है, और जो ग्रीस का मेनलैंड है वो पश्चिम में लगता है। अब यहाँ अगर आप इसकी पोजीशन ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये स्वेज नहर के बिल्कुल सापेक्ष में मौजूद है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण धमनी है, स्वेज नहर।
तो ऐसे में जो रसद और परागमन केंद्र है उसके लिए इसकी अपील बढ़ जाती है। मतलब बीच में ये पड़ता है, करीब पड़ता है, तो ऐसे में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है रसद के लिए और जाने के लिए, आने जाने के लिए, परागमन केंद्र के लिए इसकी अपील बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब बहुत ही रणनीतिक सिचुएशन हो जाती है इसकी। बात करें साइप्रस के जल निकायों के बारे में, वाटर बॉडीज के बारे में, तो देखो साइप्रस पूरा का पूरा भूमध्य सागर के अंदर मौजूद है, लेकिन ये जो भूमध्य सागर है ये छोटे छोटे सागरों में बटा हुआ है। जैसे इसके पूर्व में अगर आप देखोगे तो आपको लेवेंटाइन सागर देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा बंद सा इलाका है, साफ पानी यहाँ पर मौजूद है। पूर्व और दक्षिण पूर्व में आपको ये इलाका देखने को मिलता है। जब आप इसके उत्तरी हिस्से में देखते हो तो आपको सिसिलियन सागर देखने को मिलता है, जो कि तुर्की और इसके बीच में है, साइप्रस के बीच में है। ये जो हिस्सा है ये दो जमीनों के बीच में है, इसलिए अक्सर शांत रहता है। वहीं दक्षिणी हिस्सा आप देखोगे तो वहां आपको साइप्रस सागर देखने को मिलेगा, जो कि लानार्का और लिमासोल के पास मौजूद है। यही कारण है कि लानार्का और लिमासोल के अंदर बड़े बड़े बंदरगाह बने हुए हैं, जो साइप्रस के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। और आखिर में आप पश्चिम की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको खुला भूमध्य सागर देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं पाफोस के हिस्से में है, द्वीप के पश्चिम में देखने को मिलता है। तो पाफोस के अंदर भी आपको एक बंदरगाह देखने को मिल जाएगा, एक छोटा बंदरगाह है जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ये जो हिस्सा है सीधे खुले और बड़े समुद्र की तरफ जाता है, इसलिए यहाँ लहरें ज़्यादा होती हैं और पानी बहुत गहरा होता है। खुले समुद्र के कारण यहाँ पर तापमान बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लेवेंटाइन बेसिन है ये एक बहुत बड़ा समुद्री गर्त है, जो कि लगभग 1,20,000 वर्ग मील के अंदर फैला हुआ है और लगभग 14,383 फीट गहरा है। 2010 में यहाँ पर बहुत बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार मिले थे, और जैसे ये भंडार मिले वैसे ही समुद्र का जो एरिया है साइप्रस के आसपास का, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया और दुनिया भर की नज़र इसके ऊपर पड़ गई। आज की तारीख में ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट एरिया है, गैस का एरिया है, गैस भंडार। अब बात करते हैं साइप्रस की मुख्य भौगोलिक बनावट के बारे में। तो देखो साइप्रस की ज़मीन समतल नहीं है बल्कि ऊबड़ खाबड़ है। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको दो पर्वतमालाएं देखने को मिलेंगी और उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा मैदान देखने को मिलेगा। अब देखो सबसे पहले आती है टुड्रोस पर्वतमाला। टुड्रोस पर्वतमाला यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख पर्वतमाला है, जो द्वीप के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में फैली हुई है। पूरे साइप्रस का लगभग आधा हिस्सा ये घेर लेती है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ओलिम्प, जो कि लगभग 1952 मीटर की ऊंचाई रखती है, और इसका दूसरा नाम है चियोनिस्ट्रा। चियोनिस्ट्रा याद रख सकते हैं हम लोग। खास बात यह है कि ऊंचाई के कारण दिसंबर से मार्च तक यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, लेकिन एक अजीब बात यह है कि जब यहाँ पर बर्फ जमी रहती है ठीक उसी वक्त नीचे तटीय मैदानों में काफी गर्मी होती है। तो एक ही टाइम पे गर्मी और बर्फ यहाँ आपको दोनों देखने को मिलती है। खास बात यह है कि ये जो पर्वतमाला है ये प्राकृतिक संसाधनों से भरी पड़ी है, यानी कि इसके अंदर तांबा, पायराइट और क्रोमियम जैसे इंपॉर्टेंट खनिज निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं खजाना मानी जाती है ये पर्वतमाला यहाँ के लिए। दूसरी आती है किरेनिया पर्वतमाला, जिसको पेंटाडाक्टिलोस पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वतमाला साइप्रस के उत्तरी तट के एकदम समानांतर चलती है और ये काफ़ी सक्रिय है और इसके किनारे काफ़ी नुकीले हैं। याद रखना ये चूना पत्थर से बनी है और इस पर्वतमाला का जो नाम है वो 5 उंगलियों वाले पहाड़ के नाम से रखा गया है। ये जो पेंटाडाक्टिलोस मैंने आपको नाम बताया है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये 5 उंगलियों वाला पहाड़ है, क्योंकि इसकी एक खास चोटी की बनावट बिल्कुल इंसान की हथेली जैसी है। मतलब ऐसी दिखती है जैसे कि हथेली है और उस पर 5 उंगलियां हैं। तो स्पेशली इस तरीके से नाम इसका पड़ गया, लोग उसको वैसे याद रखने लगे। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट सेलविली है, जो कि लगभग 1024 मीटर ऊंची है। हालांकि ये टुड्रोस से छोटी है, लेकिन इसकी ढलानें बहुत ही खड़ी और दुर्गम है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो 2 चोटियां, 2 पर्वतमालाएं इजीली याद हो जाएंगी। इसके बाद आखिर में बचता है इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच का मैदान, जिसको मेसा ओरिया मैदान के नाम से जाना जाता है। दोनों के ये बीच में है, इसलिए इसके नाम का मतलब भी वही है कि पहाड़ों के बीच का मैदान। ये जो है पश्चिम में मोरफू खाड़ी से लेकर पूर्व में फेमागुस्ता खाड़ी तक फैला हुआ है। इसका पूरा इलाका जो है बिल्कुल सपाट है। यही कारण है कि साइप्रस का मुख्य कृषि केंद्र इसे ही कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं और जौ जैसे अनाज उगाए जाते हैं। तो यहाँ आप ऐसे में हिसाब लगा सकते हो कि बीच में मैदान है, 2 पर्वतमालाएं हैं, आसपास समंदर है। तो ऐसे में जो बारिश होती है उसको प्रभावित कौन करता है? ये पर्वतमालाएं करती हैं, और उस हिसाब से ही कृषि होती है, उस हिसाब से ही फसल आती है।
तो इसको आप दिमाग में रख सकते हो। तो दोस्तों ये हो जाता है बेसिक भूगोल साइप्रस का। आई होप आपको समझ में आया हो और आपको समझ में आ गया हो कि इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा रणनीतिक क्यों है। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।